जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। इंडियन पॉलिटी का 5वां एमसीक्यू की क्लास, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मैं ले रहा हूं, एक के बाद में एक क्लास आपके सामने मिल रही है विथ ऑल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप लगातार एमसीक्यूज की क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें कि लगातार मैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और अन्य क्लासेस लगातार लेता आ रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर करूंगा। और साथ ही साथ में अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्लास शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटी के जीएस लेक्चर्स आप मेरे एप्लीकेशन पर भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मात्र 49 रुपीज में आपको मिल रहा है। इसका जो ऑफर प्राइस है वो आपको 49 रुपये में ये कोर्स, 99 रुपीज़ में ये कोर्स है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस में ये 49 रुपीज़ में यहाँ पर ये मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप पे पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और इस ऐप को आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए और स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। तो अभी आप फटाफट इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको लिंक मिलने में कोई दिक्कत हो रही है गूगल प्ले स्टोर पर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से उस लिंक को क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं विद पीडीएफ नोट के साथ में। तो तुरंत आपको इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसमें आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन का आंसर आपको यहाँ पर मिलने जाएगा। प्रश्नोपनिषद से, प्रश्नोपनिषद, या फिर कठोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या फिर कनोपनिषद से। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं, साथ में अगर आपको जानकारी है तो, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो मुंडक उपनिषद इज द करेक्ट आंसर, जिससे कि सत्यमेव जयते यहाँ पर लिया गया है, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, सारनाथ में स्थित जो अशोक का स्तंभ है उसमें इसकी अनुकृति आपको मिल जाएगी और उसमें इसकी जानकारी मिलती है। सत्यमेव जयते, सारनाथ का जो स्तूप है उसमें आपको मिलेगी, सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वहां से। तो सत्यमेव जयते भारत का क्या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसको जाना जाता है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सत्य की सदैव विजय, सत्य की सदैव विजय के रूप में ये जाना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, बताएं इसका आंसर क्या है। वर्ष 1940 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 1946 में परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू। किसको चुना गया था ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संविधान सभा का मतलब क्या चुना गया था, यहाँ पर संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। और ये कब चुना गया था, ये पहली बैठक कब हुई थी? सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। तो पहली बैठक जो उसकी हुई थी संविधान सभा की, ये हुई थी 9 दिसंबर को, और ये 11 दिसंबर को तीसरी जो सभा हुई थी 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर को यहाँ पर टेम्परेरी अध्यक्ष किसको, सत्येंद्र सिन्हा जी को यहाँ पर, सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पर टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच वन इज द करेक्ट आंसर।
कमेंट में आंसर बिल्कुल दें इसमें, इसका कौन सा आंसर सही होगा अगर आपको जानकारी है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका जो आंसर है वो, अगर आप डी पर जा रहे हैं तो डी बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं यही थे जो कि किसके थे? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये पहले होम मिनिस्टर भी थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले गृह मंत्री भी का भी जिम्मा इनके पास में था और साथ में पहले उप प्रधानमंत्री भी यही बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान की 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची है वो यहां पर संलग्न की गई थी? 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? कौन सा आंसर सही होगा? कब 9th जो नवी सूची है, 9th शेड्यूल है वो जोड़ी गई थी, बताइए। तो इसका जो आंसर है वो 1951 इज द करेक्ट आंसर। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें यहां पर नवी सूची को जोड़ा गया था और ये जो था ये लैंड रिफॉर्म के लिए था। किसके लिए था? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म जो हुआ था उस लैंड रिफॉर्म के लिए ये यानी कि भूमि सुधार अधिनियम जो बनाए गए थे, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम का जो अंत था वो उसको अंत करने से संबंधित यहां पर ये 9वीं सूची बनाई गई थी, जो कि 1951 में इसको जोड़ा गया था। और ये प्रथम संविधान संशोधन था जो कि 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि 1951 में ये किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ तथा राज्यों के बीच में शक्ति तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? संघ और राज्यों की जो शक्तियां हैं और तथा उनके कार्य हैं उनका आवंटन को परिभाषित कौन सी करती है? कौन से अनुसूची में? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं? कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो 7वीं अनुसूची इज द करेक्ट आंसर, 7th। 7वीं अनुसूची जो दी गई है यही 7वीं अनुसूची जो है कि जिसमें कि आपको यहाँ पर किसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो कार्य हैं और उनकी शक्तियां हैं उसका बंटवारा, उसका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? राज्य सूची का भाग कौन सा है? विवाह, बैंकिंग, उत्तराधिकार या फिर कृषि? ये आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। कमेंट में आंसर जरूर दें अगर आपको मालूम है। और इसका जो आंसर है वो है कृषि। कृषि जो है ये भारत सरकार की राज्य सूची का भाग कहलाता है, कृषि का क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया यहां पर। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की जो प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर आपको दिया था जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1947 को या फिर 15 दिसंबर 1947 को? तो कौन सा आंसर सही है? सिंपल सा आंसर है, फटाफट लगा सकते हैं। पिछली क्लास क्वेश्चन में मैंने बता दिया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का आयोजन हुआ था और इस बैठक में यहाँ पर टेम्परेरी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पर चुना गया था, ठीक है ना। और इस बैठक को में 1946 में हुई थी और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो अपने लिए पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की डिमांड की थी, अलग से संविधान बनाना था, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई। तो टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी अगर बात की जाए तो अंतिम जो पहली बैठक थी और अंतिम बैठक की बात की जाए तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और लगातार इस तरीके के प्रश्न के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है, इसका आंसर दें। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर के.एम. मुंशी? किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, ये प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है, अगर आपको मालूम है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्तुत कब हुआ था? ये हुआ था 5वीं बैठक में, 13 दिसंबर 1946 में ये संकल्प यानी कि प्रस्ताव पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की संविधान सभा में ये एक ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प या फिर इसको प्रस्ताव कहा जाता है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको कि आखिरी में सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। और ये 13 दिसंबर 1946 को यानी कि 5वीं बैठक में ये हुआ था और ये एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। सर्वसम्मति से पूरी सभा ने इस उद्देश्य को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष था? कौन था? कौन रहे इसमें से? सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? कमेंट में इसका आंसर दें अगर आपको मालूम है तो। विच वन इज द आंसर इज करेक्ट, बताएं। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। देखिए इसका जो आंसर है, ये मौलिक अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष जो था वो थे जे.बी. कृपलानी। अगर आप सी पर जा रहे हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मौलिक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें उप समिति थी, समितियां भी थी। इसमें जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद में 4 उप समिति बनी थी। उस 4 उप समिति में से एक उप समिति के अध्यक्ष जो थे, जो कि मौलिक अधिकारों के रिलेटेड थी, उसमें जे.बी. कृपलानी जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आ गया। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 1952 तक इसमें इसे किस रूप में कार्य किया, बताइए। कौन सा आंसर इसका सही होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर दें। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया था? भारत के वित्तीय आयोग के रूप में, भारत का चुनाव आयोग के रूप में, भारत के अस्थायी संसद के रूप में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में? सिंपल सा आंसर है इसका, और वो है भारत के अस्थायी संसद के रूप में संविधान सभा ने यहाँ पर कार्य किया था। क्योंकि इसके बाद में 1952 में यहाँ पर, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया था और लागू होने के बाद में पहली बार इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद में भारत की सरकार बन गई थी और यहाँ पर स्थायी संसद की व्यवस्था हो गई थी। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जो कि हमने पिछली क्वेश्चन में मैंने बता दिया। इसके पश्चात में यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद में 51-52 में यहाँ पर निर्वाचन पद्धति के द्वारा यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद में यहाँ पर ये संसद बनी गई थी और संसद में यहाँ पर अस्थायी अंतरिम रूप से यहाँ पे संसद का कार्य जो किया था वो किसने किया था? वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये 20वां क्वेश्चन है। चलिए अगला। आखिर में मैं आपको फिर से इंडियन पॉलिटी की जीएस कोर्स के बारे में बता रहा हूं। अगर आप जीएस का इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, लेक्चर्स के साथ में आपको वीडियो अवेलेबल है विद पीडीएफ नोट्स के साथ में, जो कि मेरे ऐप स्टडी कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे आपको। ये आपको 99 रुपीज़ पर मंथ का है, लेकिन अभी आपका ऑफर चल रहा है तो 49 रुपीज़ में ये आपको
यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा पर मंथ में, जिसमें कि आप इंडियन पॉलिटी का पूरा प्रिपरेशन कर पाएंगे जीएस लेक्चर्स के साथ में। तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको लिंक मिलने में दिक्कत हो रही है तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके अपने मोबाइल पर ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ये इसका लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो तुरंत अभी इंस्टॉल करके आप इंडियन पॉलिटी के पूरे जीएस लेक्चर्स यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं विद पीडीएफ नोट्स के साथ में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस क्लास टिल एंड। आपका दिन शुभ रहे, लगातार मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सारे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी, साथ में इंडियन हिस्ट्री के भी मैं ला रहा हूँ, तो इंडियन हिस्ट्री के भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो वहाँ से भी आप ज्योग्राफी की भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।